हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश। दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले बुधवार यानी कि 23 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो डिसीजन लिया गया वो जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है, जिस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। और इसकी जिम्मेदारी, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। और इसके बाद ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की गई सरकार के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। और इसी में ये फैसला लिया गया कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। और भी कई डिसीजन लिए गए हैं इस मीटिंग में, जिसमें प्रमुख है, एक तो मैंने बता ही दिया, सिंधु जल संधि का निलंबन। दूसरा जो प्रमुख डिसीजन लिया गया है, अटारी बाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। यानी कि जो चेक पोस्ट था अटारी बाघा सीमा का, उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही भी नहीं हो सकेगी और जो सामान का जो ट्रांजिट होता था वो भी नहीं हो सकेगा। साथ ही ये कहा गया है, जो पाकिस्तान से आए हुए भारतीय हैं जिनके पास वैध दस्तावेज है, यानी कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ जो पाकिस्तानी भारत में आए हुए हैं वीजा लेकर, वो 1 मई 2025 तक वापस पाकिस्तान लौट जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो सार्क वीजा छूट की जो योजना है, उसको भी भारत सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये जो सार्क वीजा छूट योजना SVES यानी सार्क वीजा एक्सेम्पशन स्कीम के तहत जो वीजा दिया जाता है, उसको रद्द किया गया है। और पहले से जितने भी वीजा दिए गए हैं SVES वीजा स्कीम के तहत, उन सब को निरस्त माना जाएगा, यानी कि सस्पेंडेड माना जाएगा। जितने भी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार हैं, उन सब का निष्कासन किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और उन्हें भारत से बाहर जाने का डिसीजन दिया गया है। और भारत भी इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को बुलाएगा। साथ ही जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है भारत में, नई दिल्ली में, उसके कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा 1 मई 2025 तक। तो ये जो कई बड़े फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में, ये सारे डिसीजन लिए गए, जिसमें जो सबसे प्रमुख जो डिसीजन है, जिससे पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है और उनके द्वारा भी मीटिंग की गई है, वो है सिंधु जल संधि का निलंबन। तो आखिर ये सिंधु जल संधि क्या है और इसके निलंबन से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सिंधु जल संधि क्या है, जिसकी अभी इतने दिनों 2-3 दिनों से काफी चर्चा हो रही है। तो सिंधु जल संधि नदियों के जल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक तरह की संधि है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह की संधि है और इस संधि में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, यानी कि इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट अयूब खान ने सिग्नेचर किए थे। और इस संधि के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लिया गया? इस संधि के अकॉर्डिंग डिसीजन ये लिया गया था कि 3 जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज, ब्यास और रावी, इसका नियंत्रण भारत को दिया जाएगा। यानी कि ये जो सतलज नदी है और ये ब्यास रिवर है और ये जो रावी नदी है, इसका नियंत्रण, ये पूर्वी नदियां हैं और इसका नियंत्रण किसे दिया जाएगा? भारत को दिया जाएगा। और पश्चिमी जो नदियां हैं, यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, चिनाब चिनाब नदी ये है, और ये झेलम, इसका नियंत्रण किसे दिया जाएगा? पाकिस्तान को दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 1947 में भारत एंड पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, तो पंजाब को 2 पार्ट में बांटा गया। तो
पूर्वी पंजाब भारत के पास एंड पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। तो इसी तरह नदियों का भी बंटवारा किया गया, नदियों के जल का भी बंटवारा किया गया। तो इसमें करीब एक दशक तक ये बैठक चली थी। 19 सितंबर 1960 को फाइनली इस पे सिग्नेचर किए गए और सतलज, व्यास और रावी का नियंत्रण, पानी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार किसे दिया गया? भारत को दिया गया। और वही पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन भारत करीब जो पश्चिमी नदियां हैं, जो सिंधु, चिनाब और झेलम है, उसके 20% पानी का इस्तेमाल भारत भी कर सकता है कुछ चीजों में, जैसे कि बिजली बनाने के लिए, खेती के लिए सीमित मात्रा में, यानी कि 20% तक पानी भारत उसका यूज कर सकता है। तो ये सिंधु जल समझौता है जिसे पाकिस्तान, जो कि समझौता पाकिस्तान के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये जो नदियां है वो उसका, अगर इसको भारत निरस्त करता है तो पानी को भारत रोक देगा, तो कई जो पाकिस्तान के इलाके हैं वो सूखे से ग्रस्त हो सकते हैं, साथ ही साथ खेती भी काफी प्रभावित हो सकती है। अगर भारत इन जो सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड करता है, निरस्त करता है, तो इसका काफी प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारी नदियों का जो पानी है वो भारत से ही होकर जाता है। तो इससे क्या क्या इफेक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है उस पर भी अब हम एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान की लगभग 80% जो जमीन है वो सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, खेती के लिए निर्भर है। और जिससे क्या होगा कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि खेती करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और सिंधु नदी के पानी पर चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट, कुछ पावर प्रोजेक्ट भी है पाकिस्तान के जो सिंधु नदी पर चल रहे हैं, जिसमें तरबेला और मंगला जैसे प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी गिरावट आएगी। जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर में कमी होगी तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में क्या होगी? गिरावट आएगी। और साथ ही साथ बिजली का प्रोडक्शन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन पाकिस्तान में किया जा रहा है पावर प्रोजेक्ट के द्वारा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बिजली की कमी भी पाकिस्तान में हो सकती है। तो सिंधु जल समझौते को भारत के द्वारा जो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया, सस्पेंड किया गया, उससे पाकिस्तान काफी तिलमिला गया है। और पाकिस्तान के भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की गई, और उसमें भी उन्होंने भी कुछ डिसीजन लिया, और उन्होंने भी पहले तो भारत को बहुत खरी खोटी सुनाया और कुछ डिसीजन उन्होंने भी सुनाया। पहला तो उनका कहना है कि भारत यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकता। यूनिलैटरल यानी कि दो बायलैटरल डिसीजन था, ये दो पक्षों के बीच का ये समझौता है, तो भारत अकेला इसमें डिसीजन नहीं ले सकता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि इसमें वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था, भारत अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। और पाकिस्तान ने ये भी धमकी दी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में कि वो शिमला ट्रीटी को खारिज कर सकते हैं। शिमला समझौता जो भारत एंड पाकिस्तान के बीच हुआ है, शिमला समझौता पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से लेकर आऊंगी, क्या क्या हुए, इसके क्या क्या प्रावधान है उस पर। तो अब तो पाकिस्तान का कहना है कि वो शिमला समझौता को भी रद्द कर सकता है। और जब भारत ने अटारी बॉर्डर को क्लोज किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर को क्लोज किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अब बाघा बॉर्डर को क्लोज करेंगे, किसी भी भारतीयों का आना जाना नहीं हो सकेगा, साथ ही किसी भी सामान का आना जाना नहीं हो सकेगा, किसी भी तरह का ट्रांजिट नहीं होगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट को सस्पेंड कर दिया गया है किसी भी तरह के बाघा बॉर्डर से। और 30 अप्रैल तक ये कहा गया है पाकिस्तान की ओर से कि 30 अप्रैल तक जितने भी भारतीय पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान से चले जाएं। मतलब कि भारत ने जो भी डिसीजन लिया, भारत ने जो भी पाकिस्तान के लिए कहा, वो सब अब वो उल्टा भारत को भी कह रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी कहा कि वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जो वीजा दिया जा रहा है उसको निरस्त करता है, उसको सस्पेंड करता है। ये जो वीजा एग्जेम्पशन है वो सिर्फ सिख धर्म के फॉलोवर्स पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो सिख धर्म के फॉलोवर्स हैं, जो करतारपुर साहिब
दर्शन के लिए जाते हैं वो जा सकेंगे। और इसके अलावा सभी को कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि टू एंड फ्रॉम इंडिया ट्रेड को सस्पेंड किया गया है। ना तो भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार वो नहीं करेंगे, ना तो भारत कोई सामान जाएगा, ना भारत से कोई भी सामान पाकिस्तान जाएगा। टू एंड फ्रॉम इंडिया ट्रेड को वो सस्पेंड कर दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है किसी भी इंडियन ओन्ड या फिर इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन के लिए। यानी कि कोई भी इंडियन ओन्ड या इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन अब पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज नहीं कर सकती। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी जो भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में उनके जो संख्या है उसको घटाकर 30 करने का डिसीजन लिया है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 निर्दोष व्यक्ति मारे गए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो काफी तनावपूर्ण हो गया है। अभी फिलहाल तो पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो अटैक है वो उसके आतंकवादियों ने किया है, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने किया है, वो या फिर पाकिस्तान के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अटैक है। और इधर भारत का कहना है कि ये सारे अटैक पाकिस्तान के द्वारा ही कराए जाते हैं। स्पेशली 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में माहौल काफी शांतिपूर्ण था। टूरिज्म भी काफी बढ़ रहे थे, लोग घूमने जा रहे थे, कई लोग छुट्टियां मनाने भी जा रहे थे। और उसी बीच ये सब कुछ होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जो कश्मीर को लेकर भारत का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे। कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ पाकिस्तान ऐसा करता है जिससे भारत में फिर से टेंशन उत्पन्न हो जाती है। स्पेशली 370 हटने के बाद ऐसी उम्मीद नहीं थी, जब इतने सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हैं, इस तरह का आतंकवादी हमला होना। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तैयारी की थी, कई महीनों की उनकी प्लानिंग की थी, तब जाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अगर आप देखें तो अभी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उथल पुथल सी मची हुई है। इधर रसिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच वॉर चल रहा है। उधर जब से ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, रोज नई घोषणाएं करते हैं। टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना एंड यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका इफेक्ट भी पूरे विश्व पर पड़ रहा है। भारत पर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। तो पूरे विश्व में अभी जो माहौल है वो काफी उथल पुथल मचा है। उस पर से ये आतंकवादी हमला, जबकि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस भारत की यात्रा पर आए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि भारत में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण नहीं है। अभी जाहिर सी बात है कि सरकार के द्वारा डिसीजन लिए भी जाएंगे और लेना भी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए इन आतंकवादियों के खिलाफ, ताकि दोबारा इस तरह का हमला देश के किसी भी कोने में ना किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।